यूनिट 3 लेक्चर 2। पिछले यूनिट के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम, उसकी टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी और न्यूक्लिक एसिड्स के यूनिट्स, न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस किया था। अभी न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। अब हम डीएनए और आरएनए को जो है वो डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, दोनों मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अभी हम इनकी कंपोजिशन डिटेल स्टडी करते हैं। पेंटोज शुगर, डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजन बेस अगर इसके साथ अटैच हो एडेनिन, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एडेनिन नाइट्रोजन बेस, यानी ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस यहां पर अटैच हो एडेनिन, 1 2 3 4 5। अब ये पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ये दोनों मिलेंगे, मिलकर क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। और उस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। अब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इसमें फास्फेट ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, यानी एक फास्फेट लगा तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। कार्बन नंबर 5 पे ये फास्फेट ऐड कर दिया, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब न्यूक्लियोटाइड तीन चीजें हैं। पेंटोज शुगर जो डीएनए के अंदर यूज होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, उसके कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में यहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। अब एब्रिविएशन लिखेंगे इसका डीऑक्सी एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड को स्मॉल डी एडिनोसिन, ये डीऑक्सी का एब्रिविएशन है स्मॉल डी। अब यहां भी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफास्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। मिनिमम न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फेट लग सकता है, एक से ज्यादा फास्फेट जो है वो भी अटैच हो सकते हैं। दूसरा न्यूक्लियोटाइड डीएनए में शुगर कोई होगी डीऑक्सीराइबोज। अगर नाइट्रोजन बेस ग्वानिन हो तो न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा? डीऑक्सी गवानोसिन। इसको स्मॉल डी गवानोसिन भी लिख सकते हैं। स्मॉल डी का मतलब है डीऑक्सी। डीएनए में होता है, उसकी कंपोजिशन शुगर कोई यूज होगी डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि पेंटोक्सीसाइटिडीन। उसी तरह डीऑक्सी नाइट्रोजन बेस जो यहां पर यूज होती है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफास्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन डाइफास्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफास्फेट। अब ये चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं जो डीएनए के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन दोनों में फर्क होता है। एक तो आरएनए के अंदर जो शुगर यूज होती है वो पेंटोज शुगर, वो राइबोज होती है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में वो राइबोज होती है। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस इसके नाइट्रोजन बेसिस में होता है। डीएनए के अंदर थायमीन पाई जाती है और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में यूरासिल होती है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन जो है वो हम देखेंगे। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोज होगी। नाइट्रोजन बेस अगर एडेनिन हो तो न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन। यहां डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी वाले नहीं होंगे। अब फास्फेट ऐड करेंगे, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट भी हो सकता है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट भी हो सकता है। एटीपी न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 3 फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। दूसरी टाइप का न्यूक्लियोटाइड शुगर वो यूज होगी राइबोज। नाइट्रोजन बेस बेसिकली चेंज होती है न्यूक्लियोटाइड में। जैसे जैसे नाइट्रोजन बेस चेंज होती जाएगी न्यूक्लियोटाइड की टाइप चेंज होती जाएगी। ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस से बना होगा, उसका नाम होगा गवानोसिन। गवानोसिन मोनोफास्फेट, गवानोसिन डाइफास्फेट, गवानोसिन ट्राइफास्फेट। अब इनके साथ स्मॉल डी का सिंबल कहीं भी नहीं दिखेंगे। स्मॉल डी का सिंबल जो है एब्रिविएशन जो है, स्मॉल डी का एब्रिविएशन सिर्फ डीएनए न्यूक्लियोटाइड में यूज करते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में यूज नहीं करते। शुगर वही राइबोज। तीसरा नाइट्रोजन बेसिस जो है वो चेंज साइटोसिन। तो अब न्यूक्लियोसाइड बनेगा साइटिडीन। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फास्फेट ऐड करेंगे, साइटिडीन मोनोफास्फेट, साइटिडीन डाइफास्फेट, साइटिडीन ट्राइफास्फेट। चौथी टाइप का न्यूक्लियोटाइड आरएनए में शुगर वही राइबोज। यहां जो नाइट्रोजन बेस यूज होती है वो यूरासिल होती है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में। डीएनए में थायरीन थी, यहां यूरासिल है। अब न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा इस पेंटोज शुगर राइबोज और यूरासिल से, उसको कहेंगे यूरिडीन। अब आ गया यूरिडीन मोनोफास्फेट, यूरिडीन डाइफास्फेट, यूरिडीन ट्राइफास्फेट। अब ये चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड और इनकी कंपोजिशन जो है वो एग्जिस्ट करती है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में। अभी हम डिटेल्स करके डीएनए और आरएनए के पढ़ेंगे। डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो किसी भी सेल की तमाम एक्टिविटीज को, प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। इसलिए हम कहते हैं डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, इट कंट्रोल द प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। और ये चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड बताए गए। अभी हमने कंपोजिशन पढ़ी है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की। दीस न्यूक्लियोटाइड आर यूनाइटेड विद वन अनदर थ्रू अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब डिपेंड करता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के डीएनए और आरएनए बनाता है, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर हैं, पॉलीमर हैं। और पॉलीमर जिन मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनता है उन मोनोमेरिक यूनिट को जो है वो हम क्या बोलते हैं?
डीएनए और आरएनए ये दोनों क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे। अब डीएनए और आरएनए के मोनोमर यूनिट्स जो है वो इनके हैं न्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए हम कहते हैं डीएनए और आरएनए जिन बेसिक यूनिट से मिलकर बनते हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए या आरएनए जॉइंड बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखिए भाई ये न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, कार्बन 1 2 3 4 ये 5 कार्बन, 5 कार्बन पे ये H और ये OH, इधर भी H और OH, ये H और OH, ये H और OH, ये H, ये राइबोस का स्ट्रक्चर था। अभी कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगी नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस अटैच हो गई, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो भी हमने डिस्कस किया है, 4 टाइप की होती है नाइट्रोजन बेस। अब ऊपर फास्फेट लगना है, फास्फेट का फार्मूला जो है वो क्या है? H3PO4, स्ट्रक्चरल फार्मूला है OH। अब ये फास्फोरिक एसिड है, अब इससे क्या पर अटैच होना है? ये P डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH। अब ये OH और H ये क्या बन जाएंगे? वाटर, ऑक्सीजन बन जाएगा। अब ये जो फास्फेट यहाँ पर अटैच हुआ है, ये किस बॉन्ड के जरिए जो है वो अटैच हुआ है? यहाँ पर ये जिस बॉन्ड के जरिए अटैच हुआ है उसको कहते हैं एस्टर बॉन्ड। फास्फेट ऑन न्यूक्लियोटाइड अटैच बाय एस्टर बॉन्ड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 1 पे है नाइट्रोजन बेस, अब ये इसका फास्फेट ऊपर अटैच है, ये अब ये क्या होता है? ये एक न्यूक्लियोटाइड ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, HOH, ये क्या बन जाएंगे? वाटर, ये बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जो बना है इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, जिस तरह पॉलीमर हम बनाते हैं। पॉलीमर जो बनते हैं वो मोनोमर के मिलने से बनेंगे और मोनोमर मिलेंगे तो ये डिहाइड्रेशन सेंसिस होती है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब अगर 1000 मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोटाइड के इस तरह चेन में जुड़ेंगे तो ये चेन मसल चल रही है ऐसे। अब ये ऊपर क्या है? फास्फेट, और ये फास्फेट कौन से कार्बन पे अटैच है? 5 पे, तो ये एंड 5 प्राइम कहलाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका अगर 1000 इसी तरह जुड़े हुए हो तो भी इसका ये वाला एंड फ्री एंड होगा, तो ये नीचे क्या आ रहा है? 3 एंड, तो इसको कहेंगे 3 प्राइम। ये जो डीएनए के स्ट्रैंड 5 to 3 और 3 to 5 होता है वो ये कंपोजिशन होती है। अभी ये क्या होगा? अब अगले नहीं, अब आप देखें नया न्यूक्लियोटाइड जो आके जुड़ेगा वो या यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा, तो इसलिए डीएनए या आरएनए के 2 एंड्स फ्री होते हैं, एक 5 एंड और एक 3 एंड, और 3 एंड को हम कहते हैं ये 5 एंड है तो 5 प्राइम, 3 एंड है तो 3 प्राइम। अब ये अभी ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड में वो क्या चलेगा? इधर भी न्यूक्लियोटाइड होगा। अब आप देखें ये न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच होगा? क्योंकि डीएनए में ये स्ट्रैंड चल रहा है, ये अगर 5 to 3 है, दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 होगा, तो अब यहां भी नाइट्रोजन बेस होगी, इधर भी नाइट्रोजन बेस होगी, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हेल्ड होंगे, ये नाइट्रोजन बेसिस पॉइंटेड होगी और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों स्ट्रैंड। अब ये कैसे जुड़ेंगे? अब जुड़ना तो नाइट्रोजन बेसिस में, तो अब ये बॉन्ड जो है यहां जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो इस दूसरे स्ट्रैंड में वो इस तरह चलेंगे। कार्बन 1 2 3 4 ये 5 कार्बन, अब ये इसका फास्फेट आ गया, ये OH आ गया। अब इनके भी HOH लगेगा। अगर यहाँ नाइट्रोजन बेस हम कहेंगे अगर यहाँ एडेनिन है और यहाँ एडेनिन किससे जुड़ती है? थायमिन से, तो यहाँ थायमिन होगी, ये बॉन्ड बनेगा। अब इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ चलते जाएंगे और इनके पॉइंटेड एंड्स आके एडेनिन और थायमिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान अगला न्यूक्लियोटाइड यहाँ गया, इसका ग्वानिन है, इधर इस न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा? साइटोसिन। इस तरह बॉन्डिंग चलती जाएगी। अब इस स्ट्रैंड को देखें, ये ऊपर कौन सा एंड है? 3 एंड, नीचे कौन सा आएगा? ये 5 एंड, जितने भी न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तो ये स्ट्रैंड क्या बनेगा इसका? 3 to 5। अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड चल रहा होता है इसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज पे, ये फास्फेट ग्रुप है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और ये यहां पर नेगेटिव चार्ज, और ये थ्रू आउट डीएनए में नेगेटिव चार्ज चलता है, इसलिए डीएनए के अंदर ये नेगेटिव चार्ज एट ईच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट करेगा, जिसके साथ हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली जो है वो आके जुड़ेगी। अगर हम स्ट्रक्चर ये देखें, ये वही स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोटाइड। अब ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये थ्रू आउट डीएनए में चलेगा ताकि इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन आके जो है वो जुड़ सके। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है हम डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो स्टडी करेंगे। अगर वाटसन एंड क्रिक मॉडल को हम देखें, डीएनए इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स। वो कहता है ये इस तरह बिल्कुल सीधे नहीं होते, ये दोनों स्ट्रैंड हेलिकल फॉर्म में होते हैं। अब ये देखें, ये एक हेलिकल स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड हेलिकल फॉर्म में आ गया तो सिंगल हेलिक्स, और ये दूसरा स्ट्रैंड भी हेलिकल फॉर्म में आके इसके गिर्द कॉइल होगा, ये तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा? डबल हेलिक्स। तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है। कॉइलिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड इज अपोजिट, दे आर कॉइल्ड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मैंने अभी बताया। अब आप देखें, ये स्ट्रैंड अगर 3 to 5 है तो दूसरा स्ट्रैंड 5 to 3 होगा, ये एंटी पैरेलल है, ये नहीं है कि ये भी 5 to 3 है, ये भी 5 to 3 हो, ये तो पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल नहीं है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। वन स्ट्रैंड इज 5 to 3, अदर इज 3 to 5। अभी मैंने आपको बताया था अगर दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 ना होता तो दोनों नाइट्रोजन बेसिस आमने सामने ना आती और वो हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बिल्ड करके दोनों स्ट्रैंड को हेल्ड ना करती, इसलिए एक स्ट्रैंड 5 to 3 होता है, दूसरा 3 to 5 होता है। द टू चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैंने कहा दोनों स्ट्रैंड
जो है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जो है वो अटैच होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हेल्ड होते हैं किसके जरिए? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। मसलन ये स्ट्रैंड 5 to 3 है, ये स्ट्रैंड है दूसरा, ये 3 to 5 है, और दोनों स्ट्रैंड के दरमियान नाइट्रोजन बेसिस होती है। अगर इधर एडेनिन है तो इधर थायामीन होगी, इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन होगी, इधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन होगी, इधर थायामीन है तो इधर एडेनिन होगी। ये इस तरह जो है वो जुड़े होते हैं। अब आप देखें ये दरमियान में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायामीन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। द टू स्ट्रैंड आर बाउंड अराउंड ईच अदर सो दैट देयर आर 10 बेस पेयर इन ईच टर्न ऑफ द डबल हेलिक्स। अब वो ये कहता है कि ये दोनों जो है स्ट्रैंड जब कॉइल्ड होते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जब ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हेलिकल स्ट्रक्चर जो बनता है प्रोटीन में भी हमने पढ़ा है, पीछे डीएनए के अंदर भी वो किसकी वजह से बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आप देखें ये डीएनए का हाफ टर्न है यहां तक। अब यहां से ये जब वापस आएगा तो ये कंप्लीट टर्न होगा। अब ये इसका टर्न खाता जाएगा हेलिकल फॉर्म में आने के लिए ऐसे। अब आप देखें ये हाफ टर्न, ये इसका कंप्लीट टर्न, ये हाफ टर्न है। अभी ये इसका कंप्लीट टर्न हो गया यहां तक, ये आगे फिर टर्न खाता जाएगा, ये दोनों स्ट्रैंड चलते जाएंगे। अब एक टर्न यहां तक मुकम्मल हो रहा है, यहां से लेके यहां तक एक टर्न है, और इस एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर हैं। अगर इधर एडेनिन है, इधर थायामीन, ग्वानिन है, साइटोसिन, साइटोसिन है, ग्वानिन, थायामीन है, एडेनिन, एडेनिन है, थायामीन, ये 5 बेस पेयर हाफ टर्न में, और फिर अगले 5 बेस पेयर दूसरे हाफ टर्न में। तो ये यहां से लेके यहां तक कितने बेस पेयर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होंगे? 10। और एक टर्न जो है वो कितने का होगा? 34 एंगस्ट्रॉम। यहां से लेके यहां तक ये कितना बनेगा? 34 एंगस्ट्रॉम। ये द बेस पेयर आर प्लेनर एंड स्टैक 0.34 नैनोमीटर। अभी आप इस बात को समझे। मसलन एक बेस पेयर यहां है एडेनिन थायामीन, फिर नीचे बेस पेयर है ग्वानिन साइटोसिन, इनके दरमियान में ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितने डिस्टेंस में मौजूद है? 0.34 नैनोमीटर। ये देखें अब ये जैसे हाफ टर्न और ये यहां जाके कंप्लीट टर्न हुआ है, तो इस कंप्लीट टर्न में यहां से लेके यहां तक 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम, एक ही बात है, या 34 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं आप। और एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितने डिस्टेंस पे मौजूद है? 0.34 नैनोमीटर पे। नेक्स्ट जो है ये तो था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अभी 1951 के अंदर एक साइंटिस्ट था एरविन चादर ने जो है इसने ये कहा था कि provided data about the ratio of different bases present in this molecule। इसने कहा था कि डीएनए के अंदर बेस पेयर की रेशियो का डाटा इसने बताया था। अब इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि एवन ने प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरिमिडीन्स। डीएनए के अंदर जितनी प्यूरिन्स होती हैं उतनी पायरिमिडीन्स होती हैं। फिर अगली बात इसने की एडेनिन इज इक्वल टू थायामीन, ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। ये बाइंडिंग नहीं है, मैंने इक्वल का निशान लगाया। बाइंडिंग को भी मैंने दिखाई थी, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो है जितना डीएनए में एडेनिन नाइट्रोजन बेसिस की तादाद होगी, यानी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जितने होंगे डीएनए में उतने ही थायामीन न्यूक्लियोटाइड होंगे, और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। ये रेशियो किसने बताई थी? 1951। और डीएनए के अंदर जो बेस पेयरिंग होती है ये एडेनिन थायामीन से जुड़ेगी, ग्वानिन साइटोसिन, इसको हम बेस पेयरिंग इन डीएनए इज कंप्लीमेंट्री। डीएनए की बेस पेयरिंग को क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। डीएनए की बेस पेयरिंग को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। दोबारा सुने, एवन ने क्या कहा था? एवन ने ये कहा था 1951 के अंदर कि डीएनए के अंदर इसने मुख्तलिफ नाइट्रोजन बेसिस की रेशियो बताई थी। इसने कहा था जितने डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उतने पायरिमिडीन होते हैं। फिर इससे अगली बात ये की एडेनिन इज इक्वल टू थायामीन, ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। फिर इसने कहा बेस पेयरिंग इन डीएनए इज कंप्लीमेंट्री। उसके बाद ये विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन इन्होंने डीएनए का जो मॉडल पेश किया था उस मॉडल को हम कहते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल। रोजलैंड फ्रैंकलिन और विल्किंस के मॉडल को क्या कहते हैं? एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल। अब ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल जो है ये क्या कहता है? एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल कहता है कि डीएनए इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डीएनए कैसा स्ट्रक्चर होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये किसने कहा था? रोजलैंड फ्रैंकलिन ने। और इसके मॉडल को क्या कहते हैं? एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, वाटसन एंड क्रिक के मॉडल को हम कहते हैं स्केल मॉडल। वाटसन और क्रिक के मॉडल को हम क्या कहेंगे? स्केल मॉडल। एवन ने क्या काम किया था? डीएनए के अंदर बेस रेशियो का फार्मूला दिया था। विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल पेश किया था। एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल की स्टेटमेंट क्या है? डीएनए इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डीएनए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो होता है। स्टडी टिप्स हैं NAD निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एब्रिविएटेड एज NAD। एग्जांपल किसकी है? ये डाइन्यूक्लियोटाइड है। डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है जो एज अ कोएंजाइम यूज होता है। फिर ये इंफॉर्मेशन है फर्दर येलो बॉक्सेस में लिखी होती हैं बुक में, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। चैप्टर नंबर 2 में लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल इन द क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियम ई कोलाई ईच ऑफ द पेयर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंटेन 5 मिलियन बेसिस। कि एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो 5 मिलियन बेसिस पर मुश्तमिल है। अब डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? जीन्स। तो ये जो जीन्स है ईच यूनिट जो होता है उसको हम जीन बोलते हैं। डीएनए के अंदर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। द ई कोलाई जीनोम कंसिस्ट ऑफ ये आप 46,39,221 बेस पेयर पर मुश्तमिल है, विच कोड फॉर एटलीस्ट 4,282 प्रोटीन। ये इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 2 के येलो बॉक्स में दी गई है, वहां से आपने याद करनी है। ये एटीपी का स्ट्रक्चर है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये राइबोस शुगर है, ये इसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस एडेनिन अटैच है,
और ये फास्फेट्स हैं। फास्फेट इसमें 3 लगे हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है, ये करना है आपने। ये एडिनोसिन ट्राई फास्फेट का स्ट्रक्चर देखें, ये राइबोस शुगर, ये 3 फास्फेट्स और ये नाइट्रोजन बेस अभी दिखाया था आपको, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। अभी ये आप देखें इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड्स कितने होते हैं एटीपी। एटीपी के अंदर टोटल 3 बॉन्ड है, ये एडिनोसिन, मोनोफास्फेट, डाइफास्फेट और ट्राइफास्फेट। अब इसमें एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड या तीसरा बॉन्ड है फास्फेट पे अटैच हो रहे हैं। तो ये इसमें ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड जो है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, जो ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। ये पूछ लेता है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो 2 और 3rd बॉन्ड जो फास्फेट बॉन्ड्स हैं एटीपी के अंदर, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। ये भी इंफॉर्मेशन है। होमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इज द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव द जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस्ड। सबसे पहले जिसकी जीन सीक्वेंसिंग की गई थी वो माइक्रोब था, उस माइक्रोब का नाम था होमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। कब की गई थी? 28 जुलाई 1995। आरएनए जो है अभी मैंने बताया था डिफरेंस, आरएनए भी पॉलीमर है। आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है। याद देखें, डीएनए जिन न्यूक्लियोटाइड से बनता है उनको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। हैं दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए कब बनता है? आरएनए किससे बनेगा? डीएनए से। मसलन ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए आरएनए से बनता है, जिस प्रोसेस के जरिए बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये इनके दरमियान कंपैरिजन है। मैसेंजर आरएनए टेक्स मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। जब प्रोटीन बनानी होती है तो एक टाइप की प्रोटीन बनने के लिए इंफॉर्मेशन एक जीन से आती है और वही जीन जो है वो डीएनए में से कॉपी होता है और कॉपी होकर क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए को फिर रीड करके राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं टेक्स मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। आगे तफसील से पढ़ेंगे ये टॉपिक्स। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम होता है? जब प्रोटीन बनानी होती है तो ट्रांसफर आरएनए एक्टिव अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पकड़ता है और पकड़ के लाके राइबोसोम की सरफेस के ऊपर अटैच करता है। तो प्रोटीन 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड की बनी होती है, इसलिए हर अलग टाइप के अमीनो एसिड को अटैच करके राइबोसोम पे शिफ्ट करने के लिए अलग टाइप का ट्रांसफर आरएनए यूज होता है। तो इसलिए सेल में मिनिमम 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए होते हैं। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड ये मैसेंजर आरएनए वेरिएबल लेंथ के होते हैं, क्योंकि हर जीन की लेंथ अलग होती है और जीन की ही कॉपी मैसेंजर आरएनए होते हैं, इसलिए ये डिफरेंट लेंथ के होते हैं। ये जो ट्रांसफर आरएनए इसकी लेंथ होती है 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड और राइबोसोमल आरएनए कांस्टेंट लेंथ के होते हैं। सेल के अंदर 3 to 4% मैसेंजर आरएनए पाया जाता है, 10 to 20% ट्रांसफर आरएनए होता है और 80% जो है वो राइबोसोमल आरएनए जो है वो होता है। राइबोसोमल आरएनए स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन वेयर 40 to 50% ऑफ इट इज प्रेजेंट। अभी मैंने बताया राइबोसोमल आरएनए किसमें पाया जाता है? राइबोसोम में, और वहां पर इसकी परसेंटेज 40 से 50 के दरमियान होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। कंपैरिजन है डीएनए और आरएनए का। फुल नेम, डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी। डीएनए इज मच लॉन्गर पॉलीमर। डीएनए जो है वो बहुत बड़ा पॉलीमर है, लाखों की तादाद में। जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, एक ह्यूमन डीएनए 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, जबकि आरएनए वेरिएबल लेंथ के होते हैं, लेकिन उनका लेंथ जो है वो डीएनए के बराबर नहीं है, बहुत ही स्मॉल होती है। शुगर, डीएनए में जो शुगर यूज होती है वो डीऑक्सीराइबो होता है। आरएनए में जो डीएनए में बेस पेयरिंग होती है, एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड अप विद थायमिन, साइटोसिन पेयर्ड अप विद ग्वानिन। तो यहां पेयरिंग कैसी होगी? एडेनिन विद यूरासिल एंड साइटोसिन विद ग्वानिन, क्योंकि उसमें तो थायमिन होती नहीं है ना आरएनए में। ये जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन मसलन ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। सेल के अंदर ये डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, ये फोल्डेड बैक ऑन इटसेल्फ हो जाता है, ऐसा फोल्डेड बैक हो जाता है। ये स्ट्रैंड जो है वो ऊपर जो है वो फोल्ड हो जाता है वापस। कंपैरिजन, द लोकेशन, डीएनए कहां लोकेटेड होता है? डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। कैसे? ये न्यूक्लियस पे पाया जाएगा, क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए डीएनए की लोकेशन होगी न्यूक्लियस। और डीएनए सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाया जाएगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आरएनए फॉर्म्स इन द न्यूक्लियस। आरएनए कहां बनेगा? न्यूक्लियस में, एंड देन मूव्स टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आरएनए फॉर्म। तो आरएनए न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए डीएनए से बनता है और डीएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में। आरएनए बनेगा न्यूक्लियस में, मूव करेगा साइटोप्लाज्म में। रिएक्टिविटी ड्यू टू इट्स डीऑक्सीराइबो शुगर। आरएनए इज मोर रेजिस्टेंट टू डैमेज फ्रॉम यूवी लाइट, जबकि आरएनए जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है डीएनए की निस्बत। अमाउंट कांस्टेंट इन ईच सेल ऑफ स्पीशीज। अभी मैंने बताया था किसी भी स्पीशीज के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डीएनए। और आरएनए वेरिएबल होता है सेल टू सेल जो है। रोल, डीएनए का रोल हेरिडिटी होता है और आरएनए का रोल प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज जीन। छोटा सा टॉपिक है, जीन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का जो बेसिक यूनिट है वो जीन होता है। बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जीन। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को जो है वो हम क्या कहते हैं? जीन कहेंगे। और जीन बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जीन के फंक्शन के मुतालिक और डिसऑर्डर के मुतालिक। इसमें पहला है गैरेट और विलियम ब्रैक्सन। इन्होंने 1902 के अंदर ये कंक्लूड किया था कि बाज जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे हैं जो फैमिलीज में चलते हैं, यानी अगर बाप जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार है तो वही जेनेटिक डिजीज जो है वो आगे बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। तो गैरेट ने ये कहा था Some of the diseases behave as if they were the product of simple recessive alleles, कि ये जो genetic disorder हैं इसमें जीन या allele recessive हो जाता है और वो अपनी characteristic show नहीं करता। He concluded, recessive कहते हैं जो अपनी characteristic show ना करे, और जीन अपनी characteristic show नहीं करेगा तो जीन ने जो product बनाना है वो product नहीं बनेगा। He concluded that these disorders were Mendelian trait and they had resulted from changes in the hereditary information in the ancestor of the affected family। तो वो कहता है एक्चुअली वही affected family जो है जिसमें वो genetic disorder चल रहा है वो एक नस्ल से आगे दूसरी नस्ल में जो है वो मुंतकिल हो जाता है। अभी हम इनके एग्जांपल भी पढ़ेंगे। पहला है अल्कैप्टोवियरिया। अब इस बीमारी में क्या होता है?
इस बीमारी के जो मरीज होते हैं वो जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। अब वो क्यों ब्लैक हो जाता है? ऐसे लोगों का यूरिन जब टेस्ट किया गया तो उनके यूरिन के अंदर जो है वो क्या था? होमोजेंटाइसिक एसिड पाया जाता था। अब उनके जीन में होमोजेंटाइसिक एसिड जो है वो पाया जाता था, और वही जब यूरिन वो पास करते थे तो उसका कलर होमोजेंटाइसिक एसिड की वजह से ब्लैक हो जाता था। अब उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसमें ये होमोजेंटाइसिक एसिड यूरिन में नहीं पाया जाता। तो वो कहता हुआ क्यों है? वो कहता हुआ इसलिए है कि जो नॉर्मल बंदे हैं उनमें होमोजेंटाइसिक एसिड की ब्रेकडाउन हो जाती है, और वो ब्रेकडाउन एक एंजाइम करता है, और एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन बनने के लिए इंफॉर्मेशन कौन देता है? जीन देता है। तो जब जीन में म्यूटेशन हो जाए जीन डिफेक्टिव हो जाएगा तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगी तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं होगा तो होमोजेंटाइसिक एसिड ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरी जेनेटिक डिसऑर्डर है फिनाइलकीटोनुरिया। इन फिनाइलकीटोनुरिया फिनाइल एलानिन इज नॉट डिग्रेडेड। इस बीमारी में फिनाइल एलानिन की ब्रेकडाउन नहीं होती। ये ब्रेकडाउन एंजाइम करता है। अब एंजाइम क्यों एब्सेंट हो जाता है? क्योंकि इसको इंकोड इस एंजाइम की प्रोटीन को इंकोड करने वाले जीन में म्यूटेशन हो जाती है, और एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ये एंजाइम इस फिनाइल एलानिन की ब्रेकडाउन करता है। अब ये एंजाइम जब हो जाता है तो इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती, और ये फिनाइल एलानिन कंसीक्वेंटली अक्युमुलेट इन द सेल लीडिंग टू मेंटल रिटार्डेशन। ये ब्रेन सेल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और मेंटल रिटार्डेशन का कारण बनती है। एज द ब्रेन फेल टू डेवलप इन्फेंसी। और ये बच्चों में अगर है, क्योंकि ये पैदाइशी बीमारी है, वालिदैन में थी, फिर बच्चों में आगे मुंतकिल हो गई, तो इन बच्चों का दिमाग जो है वो प्रॉपर तौर पर डेवलप नहीं होता। दिस ऑर्डर इज बिकॉज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। तो वो ये जीन म्यूटेशन की एग्जांपल है, ये भी जीन में म्यूटेशन हो जाती है। बेटल और टेटम के एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक न्यूरोस्पोरा फंगस थी। फंगस का नाम क्या था? न्यूरोस्पोरा फंगस। इसके ले लिए इन्होंने स्पोर्स। अब स्पोर ले लिए ये, और उन स्पोर में से ये एक्सरेज पास की। जब एक्सरेज पास हुई तो ये रेडिएशन पास होने की वजह से इन स्पोर्स के जीन में म्यूटेशन हो गई। अब ये डिपेंड करता है कि इसने किस जीन में म्यूटेशन की है। अब जिस जीन में उसने म्यूटेशन की होगी उस जीन में आगे जो एंजाइम बनाना होगा वो एंजाइम नहीं बनेगा, और उस एंजाइम में जिस मेटाबॉलिक रिएक्शन में इस्तेमाल होना है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा, और उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो न्यूट्रिएंट बनेगा वो न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं बनेगा। तो अब उसने ये स्पोर्स में से जब एक्सरेज पास कर ली तो फिर उसने देखा कि अब देखे कि इसमें म्यूटेशन किस जीन में हुई है। तो ये कैसे अंदाजा लगाया जा सकता था? ये अंदाजा लगाया गया कि उनने उन स्पोर्स को इन टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और इन टेस्ट ट्यूब में जो जो न्यूट्रिएंट इस फंगस को स्पोर ग्रो करने के लिए चाहिए स्पोर्स को वो सारे डाल दिए। अब ये न्यूट्रिएंट, ये मुख्तलिफ टाइप के न्यूट्रिएंट नीचे लिखे हुए ये डाले। अब उसने एक एक करके न्यूट्रिएंट कम करना शुरू कर दिया। तो जो न्यूट्रिएंट कम करने से उसकी ग्रोथ स्पोर्स की इफेक्टेड होती थी, तो ये क्या होता था? इसका मतलब ये न्यूट्रिएंट नहीं बन रहा नेचुरली। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि वो स्पोर्स में से जब एक्सरे पास हुई तो उसमें म्यूटेशन हो गई और एंजाइम एब्सेंट हो गया। एंजाइम ने जो न्यूट्रिएंट बनाना था वो नहीं बना। सिंपल है। एक है इसमें वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। एक जीन एक टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में इस्तेमाल होता था। पहले इस हाइपोथेसिस का नाम था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। पहले इसको क्या कहते थे? वन जीन ईच जीन इनकोड द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम। तो इसका नाम था पहले वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो बाद में देखा गया कि बाद एंजाइम ऐसे हैं जो एक से ज्यादा टाइप की प्रोटीन के बने हुए हैं। एक टाइप की प्रोटीन के लिए एक जीन चाहिए। अगर एक एंजाइम दो टाइप की प्रोटीन का बना हुआ है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन दो जीन देंगे। तो इसलिए फिर इस हाइपोथेसिस का नाम चेंज करके रख दिया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। यानी एक जीन एक टाइप की प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन देगा। मसलन ये देखें, ये हमारे पास बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें ग्लूटामेट पाथवे बायोकेमिकल सिंथेटिक पाथवे है, ऑर्निथिन से सिट्रोलिन, सिट्रोलिन से आर्गिनिनोसक्सिनेट, आर्गिनिनोसक्सिनेट से आर्गिनिन, यूरिया साइकिल। अब इसमें ये डिफरेंट एंजाइम है। अब इसमें एंजाइम ई यहां पर इस रिएक्शन में यूज होता है, एंजाइम एफ इस रिएक्शन में यूज होगा, एंजाइम जी इसमें यूज होगा, एंजाइम एच इसमें यूज होगा। अब जो जिस जीन में म्यूटेशन हो जाएगी, जिस जीन में ये डीएनए है, डीएनए में इन जीन की लोकेशन है, यानी इस एंजाइम को बनाने वाला जीन यहां पाया जाता है आर्जिनिन ई, ये आर्जिनिन एफ, आर्जिनिन जी, आर्जिनिन एच, ये जीन्स हैं जो इन एंजाइम्स के लिए कोडिंग करते हैं। तो जिसमें म्यूटेशन हो जाएगी वो रिएक्शन वहीं पर स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बेटे था आपका जनरल डीएनए क्या होता है।